फ्लाइट मामूल से तकरीबन 6 घंटे लेट थी। 4 साल बाद वो अपने वतन लौटा था और सरप्राइज देने के चक्कर में घर में किसी को अपनी आमद के बारे में आगाह भी नहीं किया था। तभी वो आगे बढ़ा और कई टैक्सी ड्राइवर्स इसकी तरफ बढ़े, मगर वो उस ड्राइवर की तरफ बढ़ गया जो पैरों वार टैक्सी से टेक लगाए खड़ा था। कहाँ जाना है आपको? वो कमसन लड़का बारीक आवाज में बोला। डिफेंस फेज 3। मोइज ने मुख्तसरन कहा। बैठिए, इस नौजवान टैक्सी ड्राइवर ने कहा और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एक्सक्यूज मी, ये सामान कौन रखेगा? ओह सॉरी। इसने हड़बड़ाते हुए ड्राइविंग सीट छोड़ी और डिग्गी का लॉक खोलने लगा। काफी कोशिश की मगर लॉक ना खुल रहा था। मोइज पर बेजारी तारी होने लगी। हटो, लाओ मुझे दो चाबी, मैं खुद खोलता हूँ। फिर मोइज ने खुद ही डिग्गी खोली और सारा सामान भी रख दिया। डिग्गी वापस लॉक की और फ्रंट सीट पर बैठ गया। ये क्या, आप पीछे बैठे? वो लड़का हैरान कुन सा बोला। नहीं यार, मैं अकेला पीछे बैठकर बोर नहीं होना चाहता। खैर, सफर का आगाज हो चुका था। कुछ देर मुइज खिड़की से भागते दौड़ते मनाजिर को देखता रहा, फिर कमसिन टैक्सी ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस लड़के ने सर्दी की शिद्दत को रोकने के लिए सर पर एक टोपी पहन रखी थी, कुछ इस तरह कि इसकी पेशानी और कान इसमें छुप गए थे। इसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी। इसकी रंगत सुर्ख और खिली हुई थी। होंठ बेहद गुलाबी और खूबसूरत थे। बड़ी बड़ी सियाह पलकें इसे अजीब सा हुस्न बख्श रही थीं। उस टैक्सी ड्राइवर के बदन और हरकतों सकनात में अजीब सी नजाकत छलक रही थी और इसकी उम्र 15-16 बरस से ज्यादा दिखाई नहीं देती थी। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूं। अब तक सोचा नहीं क्या रखूं। उफ, ये पाकिस्तानी अवाम भी ना यार। तुम लोग सीधी बात का जवाब सीधी तरह क्यों नहीं देते हो? एक्सक्यूज मी, मैं पाकिस्तानी अवाम हूँ। तो खुद क्या हो मिस्टर? खुद को प्रिंस ऑफ वेल समझते हो? अगर पाकिस्तानी अवाम से इतनी ही खार है तो पाकिस्तान आए क्यों हो? वहीं रह लेना था, गोरों के देश में। टैक्सी ड्राइवर तो इस पर चढ़ दौड़ा और वो मुस्कुराकर बोला, पाकिस्तानी अवाम कतन उधार नहीं रखती, फौरन हिसाब बेबाक कर देती है। ये इनकी इजाफी खूबी है। फिर टैक्सी ड्राइवर ने केसेट लगा दी। केसेट लगते ही नूरजहां के 70 के दिहाई के गाने गाड़ी में गूंज उठे। मोइस ने घबराकर केसेट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी वक्त टैक्सी ड्राइवर ने भी हाथ बढ़ाया था। नतीजतन इसका हाथ मोइस के हाथ से टकराया और ड्राइवर ने घबरा कर हाथ पीछे किया, जबकि मोइस की उंगलियों को इन हाथों की लिम्स बहुत ही नरम महसूस हुई। इट्स ओके यार। इस कदर खज्जल सा देखकर मुइज ने तसल्ली दी और फिर टैक्सी ड्राइवर के कंधे को हल्का सा थपथपाया। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, वरना अभी गाड़ी से निकाल दूंगा। कम ऑन यार, तुम तो यूं नाराज हो रहे हो जैसे मैं लड़की हूं। या फिर तुम। उतरो गाड़ी से, मुझे तुमको नहीं लेकर जाना। वो लड़का फौरन गाड़ी रोक कर उतरा और खूंखार तेवरियों से बोला। अब तक वो फेज 3 में दाखिल हो चुके थे। मोइस का घर अगले ब्लॉक में था। इसको सारे सामान के साथ पैदल जाना था। इसलिए इसने टैक्सी ड्राइवर को बोला, मैंने तुम्हें किराया दिया है, तो मुझे किसी सूरत यहाँ नहीं छोड़ सकते। ये लो अपना किराया। इस टैक्सी ड्राइवर ने पॉकेट से 1000 का नोट निकालकर इसके आगे फेंका। फिर खुद ही इसने डिग्गी खोली और बामुश्किल इसके सामान से कुश्ती लड़ते हुए बाहर रखा। आखिरी बैग रखते हुए इसकी टोपी डिग्गी की हुक से उलझ गई और बाहर सर निकालते हुए इसकी टोपी हुक के साथ ही लटक गई। और इसके बाद जो मंजर मुइज के सामने था वो तो नाकाबिले यकीन था। टोपी में फूल बाल खोलकर शानों और चेहरे के इतराफ में बिखर गए। बेहद खूबसूरत और सिल्की बाल। बिलाशुबा वो एक लड़की थी, नाजुक और हसीन लड़की। जबकि वो लड़की इस अचानक अवतार पर बुखला उठी और इस कदर शर्तर दिखाई दे रही थी कि बाल समेटने की जहमत भी गवारा नहीं की। ओह, तो इसलिए जनाब हाथ लगने पर इतना पारसाई का दरस दे रही थीं। आप पीछे रहो मेरे से। फिर एकदम खौफजदा होकर गाड़ी में बैठी और लम्हा भर की ताखीर किए बगैर गाड़ी जन से दौड़ा ले गई। मोइस कितनी देर खड़ा इन सारी बातों को एंजॉय करता रहा। वो सामने आ जाए ना तो मैं इसका चेहरा नोच लूंगी। नेहा ने गुस्से से कहा तो भाभी मुस्कुराई। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने की? ये बात अब अम्मू जान और दादी से पूछें, जिन्होंने मुझे पाई पाई का मोहताज कर दिया है। अगर तुमने ऊट पटांग हरकतें नहीं छोड़ी ना
तो वो तुम्हें तुम्हारी फूफू के पास लंदन भेज देंगे। टैक्सी तो अच्छी है, लेकिन इसमें गाने पता नहीं कौन से जमाने के हैं। मैंने जैसे ऑन किया तो 70 के दिहाई का गाना बजने लगा। और फिर क्या? फिर इस खबीस का हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। ये बात सुनकर तो भाभी जोरदार कहका लगाकर हंसने लगी। अम्मू जान और दादी जी की 3 औलादें थीं, ज़ैनब, कमरुल ज़मान और फहद। ज़ैनब तो ब्याह कर लंदन में मुकीम थी। इनसे छोटे कमर ज़मान, जिनकी एक बेटी नेहा और इससे 5 साल बड़ा इसका भाई था। अम्मो जान और दादी जी की निगरानी और साये तले परवान चढ़ने वाला अरमान पैराडाइज एक बहुत अच्छा और खुशहाल घराना था। इनकी तमाम औलादें खूबसूरत और तालीम याफ्ता थीं। इस घर की एक ही बेटी थी, नेहा, जो बहुत मनतो मुरादों के बाद पैदा हुई, तो गोया अरमान पैराडाइज में खुशी की लहर दौड़ गई। नेहा सबकी आंखों का तारा थी। इतनी तवज्जो और मोहब्बत ने इसे कुछ जिद्दी और हर धर्म बना दिया था। वो बीएससी के फाइनल ईयर में थी तो इनका ट्रिप नॉर्दर्न एरियाज में जाना था। इसने अम्मू जान और दाजी से इजाजत तलब की तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर इसने भी जिद बांध ली कि वो जाकर ही रहेगी। इसने भूख हड़ताल करके देखी, लेकिन किसी सूरत बात ना मनवा सकी। उल्टा इसकी पॉकेट मनी बंद कर दी गई। इसलिए इसने भरपूर जाहरियत से ऐलान किया कि वो बगैर इनके पैसे का इस्तेमाल किए ट्रिप पर जाकर ही रहेगी। अपने इसी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए आज इसने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड की एक टैक्सी उधार ली थी, जो सेकंड टाइम टैक्सी चलाता था, और एयरपोर्ट की तरफ चली गई। ये बात सिर्फ इसकी भाभी को पता थी, लेकिन आज भी वो कुछ कमाए बगैर जलती कुर्ती वापस लौट आई थी। वो अंधाधुन भागती जा रही थी जब इसका सर किसी सख्त चीज से टकराया। थोड़ी देर बाद इसने जायजा लिया तो मालूम हुआ जिससे वो टकराई है वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक लंबे चौड़े मर्द का सीना है। इसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही इसका हलक तक कड़वा हो गया, क्योंकि वो एक नजर में पहचान गई कि ये क्या है। क्या आपने मोहतरमा सारी क्रॉकरी तोड़ दी? मैंने नहीं तोड़ी, सामान आपके हाथ में था। मोइस ने भी आवाज से पहचान लिया कि वो ही टैक्सी ड्राइवर है। क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि कौन सी रेस में हिस्सा लेकर इतनी तेज रफ्तारी से भागा जा रहा था? वो दरअसल मेरे पीछे ना कुत्ता लग गया था। ओह, तो आप इतने छोटे से कुत्ते से डर गईं। मोइस ने थोड़े फासले पर छोटे से प्यारे से कुत्ते को देखा, जो अब भी इसकी पुश्त पर खड़ा अपनी छोटी सी दुम हिला रहा था। बहरहाल जो भी है, आपने मेरा नुकसान किया है। मैंने कोई नुकसान नहीं किया। फिर कुत्ता जोर से भौंका और वो चीख कर मोइस के कंधे से चिपक गई। प्लीज, प्लीज आप इसे भगा दें। पीछे हट कर तो खड़ी हो। इस ड्रामेबाजी का क्या मतलब है? नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मुझे सच में कुत्तों से डर लगता है। नेहा अपनी दोस्त आयशा से मिलने आई थी। इसका घर भी डिफेंस फेज 3 में था। वापसी पर इसके पीछे एक छोटा सा कुत्ता लग गया, तो इसने ना आओ देखा ना ताओ, सैंडल उतारकर अपने हाथ में पकड़े और दौड़ लगा दी। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है यार, इसीलिए मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ यहीं आता हूँ। होटल की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए इसने अपनी जिगरी दोस्त को बताया, जो हाल में ही टोक्यो से लौटा था। इतने में वेटर आ पहुंचा। दोस्त इसको ऑर्डर देने लगा, जबकि मोइज वेटर की वर्दी में मलबूस वेट्रेस को पहली नजर में ही पहचान गया। बहरहाल इसने कुछ जाहिर नहीं किया। मुकर्ररा वक्त पर नेहा ने लिबास तब्दील किया और होटल से बाहर निकल आई। इसे इतनी कीमती लिबास में देखकर मोइज अंदाजा कर सकता था कि वो कोई जरूरतमंद नहीं है। इसके पीछे चलते हुए मोइज ने कहा, तो नेहा के कदम तो वहीं जम गए। वो नजरअंदाज करती दोबारा चलती गई। मोइज तेज कदम उठाता दोबारा इसके पीछे चलने लगा। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम यहाँ जॉब कर रही हो? आपको मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी करने का इतना शौक क्यों है? अगर इन्हें पता चल गया तो सोचो क्या होगा। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? मैं ये जानता हूँ कि तुम अरमान मजाजी यानी ताजी की पोती हो और कमर जमान की बेटी हो। तुम डिफेंस फेज 8 ब्लॉक में रहती हो, बीएससी में पढ़ती हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बस इतना काफी है, ये और बताऊं? पर मुझे पता है आप मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन थर्ड क्लास हरकतों पर तुमसे प्यार कर बैठा हूं? जाओ, जो तुमने करना है करो, अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। ये कहती वो तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई। पहली बार इसे अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नेहा को तो खुद हैरानगी हो रही थी कि वो अजनबी जिसका वो नाम तक नहीं जानती, इसको इसके बारे में इतनी बातें कैसे पता है।
और फिर इसने इतनी गलत राय कैसे कायम कर ली। रात के वक्त वो अपनी सोचों में मगन थी कि इसके मोबाइल पर एक रिंगटोन बजी। अनजाना नंबर ब्लिंक कर रहा था। इसने यस का बटन प्रेस किया। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। नेहा ने भी बोलने की जहमत गवारा नहीं की। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? किसी ने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में पूछा। आप कौन? वही जिसका आप बहुत नुकसान कर चुकी हैं। वो एकदम पहचान गई कि ये तो वही बंदा है। आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो ये बात बताने के लिए फोन किया था कि मुझे तुम्हारा नाम तो बताना याद ही नहीं रहा। ये काम आप सुबह भी कर सकते थे। यानी अब आप मुझसे मुलाकात का बहाना ढूंढ रही हैं। नेहा का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। नेहा ने अपना नाम सुनकर गुस्से के मारे सेल ऑफ कर दिया। नेहा का भाई इसे यूनिवर्सिटी से वापस लेकर आया था जब नेहा ने इस वबाले जान को अपने कजन के साथ मसाफा करते हुए देखा। उफ, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने अम्मू जान या पापा को कुछ बता तो नहीं दिया। बहरहाल वो इसे नजरअंदाज करती दरवाजा अबूर कर गई, जबकि इसका भाई भी इसे सलाम दुआ में मसरूफ हो चुका था। यार, तुम में कुछ मैनर्स भी हैं या नहीं? नेहा के कजन ने इसको तपते हुए कहा। क्यों, क्या तूफान आ गया था? क्या सोचता होगा वो? कम से कम सलाम दुआ तो ले सकती थी ना तुम। मेरा दोस्त अम्मू जान की तबीयत दरियाफ्त करने आया था। क्या हुआ अम्मू जान को? बीपी शूट कर गया इनका। नेहा ने फौरन कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। भैया, पापा, मम्मा, चाची, चाचू, भाभी और दादी भी पास ही बैठे किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और भाभी अम्मू जान को सूप पिला रही थी। अम्मू जान इसने दूर से पुकारा और दौड़कर इनसे लिपट गई। बस बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। अरमान पैराडाइज का हर फर्द सोमो सलात का पाबंद था, लेकिन नेहा अक्सर रोजा रखने में डंडी मार जाती थी। मैं 1 घंटे से यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी अपने कजन का इंतजार कर रही थी, मगर इसका कुछ पता ना था। ऊपर से सुबह की सहरी के वक्त जो इसने खबर सुनी, वो किसी धमाके से कम ना थी। वो इसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। गुस्से से इसका बुरा हाल था। थोड़ी देर के बाद इसका कजन पहुंचा। सॉरी यार, बहुत जरूरी काम आ गया था। क्या मुझसे भी कोई अहम काम हो सकता है तुम्हारा? अच्छा यार, सॉरी, बैठो और घर चलो। पापा, क्या मेरी हरकतों से आप इतने तंग आ गए हैं कि जल्द अज जल्द मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? कुछ दिनों से नेहा के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। रिश्ते तो तब से आ रहे थे जब इसने 16वें बरस में कदम रखा था, मगर यह रिश्ता नहायत मुनासिब और काबिल गौर था। इसी वजह से तमाम बड़े इस रिश्ते पर सोच विचार कर रहे थे। नेहा को सब घर वालों ने शहजादियों की तरह पाला था और वो भी किसी ऐसे ही शहजादे की तलाश में थी जो ना सिर्फ इसके साथ जचे बल्कि इसके बचपने और मिजाज को भी समझे। रिश्ता मांगने वाली फैमिली ने भी बड़ी मोहब्बत से अपना दामन फैलाया था। हमदानी साहब से कमर जमान और इनके छोटे भाई की कई बिजनेस पार्टीज में मुलाकात हो चुकी थी, मगर दोस्ती अलबत्ता नहीं थी। शनासाई रखते थे। ऐसा कैसे सोचा आपने नेहा? कमर जमान ने अपनी बेटी नेहा से पूछा। बेटी, लड़का अच्छा है, छोटी सी फैमिली है। हमदानी साहब का खानदान बहुत खुश इखलाक और सलीकामंद है। इनका बेटा भी खुश शक्ल और सुलझा हुआ है। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। बाअदब, खुश अकल और खुश गुफ्तार है। हम सब इससे मिल चुके हैं। आप भी मिलना चाहती हैं तो मिल लें। और आपसे किसने कहा कि हम आपको अभी रुखसत कर रहे हैं? शादी तो आपकी तालीम मुकम्मल होने के बाद ही करेंगे, या जब मेरी बेटी कहेगी तब करेंगे। इतनी जल्दी पापा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं आपसे, मामा, चाचू, चाची, अम्मू जान, ताजी भाई और भाभी और अपने कजन से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती। कमर जमान ने बड़े गौर से अपनी परियों सी खूबसूरत बेटी को देखा और फिर इसे बाहों में भरकर इत्मीनान से मुस्कुराकर कहने लगे कि फिक्र मत करो। रात के 2 बज रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल न जाने क्यों इस नए बंधन के बारे में मुतमईन न था और ना ही खुद से जुड़ने वाले शख्स ने इसके वजूद में कोई हलचल मचाई थी। इसने थक कर खिड़की खोल दी। ठंडी ठंडी हवा ने इसको छुआ। तभी इसके मोबाइल पर रिंगटोन बजी। इसने बटन प्रेस किया। जाग रही हो अभी तक? दूसरी तरफ वही था, इसका जानी दुश्मन। हाँ, नींद नहीं आ रही। वो इस कदर उलझी हुई थी कि लड़ने को इसका जी नहीं चाह रहा था। अच्छा सुनो ना। सुनाओ, सुन रही हूँ। तुम रोजे भी रखती हो? आज तुम्हारे कजन ने बताया। तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं था। वो इसे चिढ़ा रहा था।
जैसे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि मैंने आपसे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना था। नहीं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं जरा राय दे देता तुम्हें। तुम रोजे में थी और मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। हाँ, कल अखबार के फ्रंट पेज पर छपवाऊंगी कि नेहा कमर जमान अपनी अम्मू जान के कहने पर पूरे रोजे रखती है। ये फजूल की बातें करने के लिए फोन किया है। नहीं, अगर तुम चाहो तो ढंग की बातें भी हो सकती हैं। इतनी घटिया नहीं हूं मैं, समझे तुम। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझ पर ऐसे ख्यालात जाहिर करने का। नफरत है मुझे तुमसे, सुना तुमने। कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए, लेकिन मैंने तो अभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं। भाड़ में जाओ तुम, खबीस इंसान। ये कहकर इसने अपना सेलफोन दीवार में दे मारा और घुटनों में सर देकर रो पड़ी। इसे खुद मालूम नहीं था कि वो किस बात पर इतनी वहशत ज़दा हो रही है। आज मिसेस हमदानी से शॉपिंग करवाने आई थीं। हमदानी फैमिली जल्द अज जल्द शादी पर जोर दे रही थी, लेकिन दादी कुछ देरी से काम ले रही थीं। चुनाचे ईद की शाम को नेहा का निकाह तय पाया और रुखसती इसके लास्ट सेमेस्टर के बाद होना करार पाई। आज 25वां रोजा था। वो मिसेस हमदानी और भाभी के हमरा मार्केटें कंगाल रही थी और ढेर सारी शॉपिंग के बाद मिसेस हमदानी ने इन्हें 12:30 बजे के करीब निफ्ट शॉप को अरमान पैराडाइज ड्रॉप किया। सब लोग इंतहाई जोशो खरोश से अपने घर की सबसे लाडली बेटी के निकाह की तैयारियों में मगन थे, मगर नेहा के अंदर खुशी का कोई एहसास नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इसके अंदर खालीपन बसेरा करता जा रहा था। उस दिन वो शॉपिंग के घर से मार्केट तक आई थी, लेकिन वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ था। और फिर काम निपटाते निपटाते अफ्तार का वक्त हो गया। चारों तरफ से अजान की सदाएं बुलंद होने लगीं। तेज तेज कदम उठाती सड़क अबूर करने लगी जब दो नौजवान लड़के बाइक पर सवार इसके करीब से गुजरे। नेहा का दिल तो उछल कर हलक में आ गया। इसने कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, मगर वो दोनों मुसलसल इसके दाएं बाएं चक्कर काटने लगे। अचानक इसके कदमों तले से जमीन सी रुक गई जब इनमें से एक लड़के ने इसका दुपट्टा कंधे से खींचा। वो दोनों लड़के बाइक से उतरे। आओ, हम तुम्हें घर छोड़ाते हैं। एक ने इसे बाजू से दबोच कर अपने सामने किया। इतने में ब्लैक मस्टर्डीज से एक नौजवान निकला और लम्हे भर की ताखीर किए बगैर इन पर चढ़ दौड़ा। इसने एक लड़के को शर्ट के कॉलर से पकड़ा और जोरदार मुक्का इसके चेहरे पर जड़ दिया, जबकि दूसरा लड़का भाग गया। मोइज इसके पीछे दौड़ा, मगर फिर इसकी सिस्कियों ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो इसके करीब आया, जमीन पर झूलता दुपट्टा इसके शानों पर फैला दिया। वो तो सड़क पर ही बैठकर रो रही थी। क्या तुम ठीक हो? चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर जब वो रो चुकी थी तो मोइज ने नरमी से कहा। फिर मोइज ने इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और आंसू साफ करने के लिए टिश्यू थमाया। क्या जरूरत थी तुम्हें अकेले इस टाइम बाहर निकलने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपनी ये फजूल की एक्टिविटी छोड़ दो। तुम जानती नहीं हो कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नेहा, जो किसी की नहीं सुनती थी, चुपचाप मुइज की बात सुन रही थी। फिर वो इसे अरमान पैराडाइज से कदरे फासले पर ड्रॉप करके चला गया। आज चांद रात थी। घर में मामूल से हटकर हलचल थी। हर कोई अपने कामों में मशगूल था। ब्यूटिशियन नेहा के हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा रही थी और नेहा का दिल शिद्दत से उस अजनबी शख्स के लिए धड़क रहा था जो इसका होने वाला था। फिर मोबाइल बजा तो फौरन ही नेहा ने इसे अपने कान से लगाकर कहा, हेलो। चांद रात मुबारक। दूसरी तरफ वही था जिसको वो अपना दुश्मन तो समझती थी, लेकिन अभी तक इसके नाम से भी वाकिफ ना थी। और फिर बहुत अचानक इसे महसूस हुआ कि वो तो उसी शख्स से मोहब्बत करने लगी है। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। हेलो, क्या तुम सुन रही हो मुझे? जी जी, खैर मुबारक। वैसे मुझे तुम्हें एक और चीज के लिए भी गुड विशेस देनी थी। किस बात के लिए? सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। ओ माय गॉड, तुमने तो मेरी बातों को लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। क्या मतलब? नेहा ने उलझ कर कहा। मतलब, ना लड़के को देखा ना बात की और हाँ कर दी। पूरी मशर्की लड़की होने का सबूत दिया है तुमने। मुझे अपने घर वालों और इनकी पसंद पर पूरा पूरा भरोसा है, नेहा ने मुख्तसरन कहा। इतने बुझे लहजे में कह रही हो, कहीं मेरे लिए आंसू तो नहीं बहा रही? कुछ लेना देना नहीं है मेरा तुमसे, कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। मुझे तो सिर्फ उसी शख्स से मोहब्बत है जिससे मेरा कल निकाह है। मेरे जज्बे उसी के लिए हैं। मैं अपना रिश्ता पूरी वफा और ईमानदारी से निभाऊंगी।
इस रिश्ते की खूबसूरती में तुम जैसे राहगीरों का कोई गुजर नहीं है। नेहा ने गुस्से से कहा और फिर सेल ऑफ कर दिया, लेकिन इसके बाद घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लग पड़ी। खूबसूरत कामदार लहंगे में नेहा बेहद हसीन लग रही थी। हर नजर ने इसे जी भरकर सराहा था। ईद का दिन अपनी तमाम तर रंगीनियों और बरकतों समेत तलू हो चुका था। नेहा ने सबसे लड़ झगड़ कर ईदी वसूल की और अपने हाथों से सवैयां बनाकर सबको खिलाई। इतने में निकाह का वक्त भी करीब आन पहुंचा। पूरे अरमान पैराडाइज को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नेहा का निकाह इसके कमरे में ही पढ़ाया गया, जबकि लड़के का निकाह मर्द हजरात और दीगर मेहमानों की मौजूदगी में स्टेज पर हुआ। फिर खाना खाया गया और थोड़ी देर बाद दुल्हन आने का शोर उठा। सज धज कर कदम रखती नेहा इसके दिल को भी अपने साथ बांध गई थी। दुल्हन को स्टेज पर बिठाया गया और फिर दूल्हा इसके पहलू में सज गया। नेहा की तो हैरत की इंतहा न रही जब इसने नजर उठाकर देखा तो मोइस को अपने पहलू में बरजुमान पाया। इसने पलके झपक कर देखा कि शायद ये इसकी निगाहों का धोखा हो। ये तो वही था, मोइस। बस भी करो, नजर लगाओगी क्या? इसे मुसलसल घूरते देखकर मोइस ने मुस्कुराकर कहा, तो वो अपनी हैरत पर काबू पाते संभल गई। दिल में तो हर तरफ खुशी का एहसास बसेरा करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। हंसते मुस्कुराते चेहरे इनकी खुशियों में शरीक थे। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग रुखसत हो गए। मोइस ने अभी तक कोई खुशकुन एहसास या तारीफी जुमला इसके दामन में नहीं डाला था, मगर फिर भी अजीब सी सरशारी रगों में सरायत कर गई थी। आज जब वो सोने के लिए लेटी तो अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। ईद के दूसरे दिन मोइस के घर में तमाम अफराद की पुरतकल्लुफ दावत थी और मिसेस हमदानी ने नेहा को साथ लाने पर खसूसी जोर दिया था। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और सब लंच में खुशगपियों में मसरूफ थे। ना तो शर्म के मारे कुछ ढंग से खा रही थी। हर वक्त पटर पटर बोलने वाली नेहा की खामोशी और हिचकिचाहट पर सभी महजूज हो रहे थे। मुइज के साथ घर देख लो। दादी की ये बात सुनकर नेहा को तो गश आने लगा था। डरो नहीं बेटी, मैं खुद इजाजत दे रही हूँ। दादी ने इसे तसल्ली दी तो खामोशी से नेहा मुइज के पीछे हो ली, जो सीढ़ियां चढ़ रहा था। पूरा घर बाद में देख लेना, पहले अपना कमरा देख लो। निकाह के दो बोल क्या पड़े, मुइज के तो देखने के ढंग ही बदल गए। नेहा का हाथ थामकर इसने कमरे में खींचा। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। पसंद आया जी? तुम खुश हो ना? और अगर यही बात मैं आपसे पूछूं, तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूं? चलो, आज मैं तुम्हें सब शुरू से बताता हूँ। तुमसे मोहब्बत तो मुझे तभी हो गई थी जब पहली बार हादसाती तौर पर तुम मेरे सामने आई। मगर हर बार तुम और तुम्हारा हुलिया मुझे परेशान नहीं बल्कि हैरान कर जाता था। और फिर मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। इसी असना में मेरी दोस्ती तुम्हारे कजन से हो गई। मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि तुम उसकी कजन हो, मगर तुम हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती थी। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो रहा है तो तुम इनकार कर दोगी। इस सारे मामले को पोशीदा रखने में तुम्हारे कजन ने और तुम्हारी भाभी ने मेरा भरपूर साथ दिया, और तुम्हारे उस दिन लेट होने की खबर भी उन्होंने ही मुझे दी थी। क्या तुम अब भी मुझसे बदगुमान हो? आपने मेरे बारे में गलत सोचा। वो तो यार बस तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग के लिए था। अच्छा चलो, कुछ तो बताओ ना। आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। बस अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा सुनो, ईद मुबारक। मोइज ने इसके झुमके को छेड़कर बहुत राजदारी से इसके कान में कहा, तो वो झीम सी गई। खैर मुबारक, वो इतनी आहिस्ता आवाज में बोली कि वो बामुश्किल सुन पाया। और मेरी ईदी? नेहा ने मोइज से कहा। कल ही रुखसती करवा लेती तो कल ही ईदी मिल जाती। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, इधर हाथ दो। इसने आगे बढ़कर नेहा की राह रोकी और फिर अपनी जेब से एक खूबसूरत केस निकाला और इसमें से खूबसूरत सी अंगूठी निकालकर नेहा की उंगली में सजा दी। नेहा ने बहुत खुशी से मोइस को देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत का समुंदर मौजन था। अब तुम्हें मुझे ईद मुबारक कहना होगा और ईदी भी देनी होगी। और अगर मैं ना कहूं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पास तो आपको ईदी देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ तो ये मेरा मसला तो नहीं। फिर कुछ सोचकर वो धीरे धीरे चलती इसके करीब आई। मोइस के कान में ईद मुबारक कहा और इसके सीने पर सर रख दिया। इसकी इस अदा पर मोइस तो निहाल ही हो गया। फौरन इसे बाहों में खींचकर मोहब्बत का एतमाद बख्शा और फिर अपने होंठों से नरमी से इसकी पेशानी को छुआ तो नेहा ने धकेल कर मोइस को पीछे किया। मैं जा रही हूँ, सब नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो कमरे से भाग गई।
मोइस की मुस्कुराती निगाहों ने तादीर इसका ताकुब किया। ये चुलबुली और मासूम लड़की अपनी तमाम तर हमाकतों समेत इसे कबूल थी। इस मोहब्बत पर एतकाद रखने वाली ईमानदार और वफादार लड़की के हमरा जिंदगी का सफर बहुत खुशगवार गुजरना था। मोइस को यकीन हो चला था ये ईद मोइस और नेहा दोनों के लिए मोहब्बत और खुशियों की नवीद लाई थी।